लीजिए बच्चों, आ गया आपका फाइनल पेपर। अब ये फाइनल पेपर आ गया यूपी बोर्ड का, जो कि अभी तक आप लोग वेट कर रहे थे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड की वेबसाइट ने पेपर जारी किया है। और बोर्ड की वेबसाइट में 2026 का ये मॉडल पेपर आ गया सोशल साइंस का, जिसका अगर आप हल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपके नंबर 90% तक आ सकते हैं। तो ये बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ये पेपर है। और इसमें क्या हुआ कि 2026 में किस पैटर्न पे आएगा, हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान का किस पैटर्न में आएगा, एनसीईआरटी का जो पूरा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और वही उसने पूरा सैंपल दिया गया है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि कॉपी में हम एक एक करके हल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपको क्वेश्चन लिखने हैं अपने, और कितना लिखना है, किस तरीके से आंसर देना है, इसका हम संपूर्ण हल आज कर रहे हैं। साथ में मानचित्र का भी डिटेल हम देंगे। यहाँ पे जो भी मानचित्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, उसका भी हम पूरा डिटेल देंगे और समझा करके आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। और यदि इस पेपर को आपने हल कर लिया, पूरा लर्न कर लिया, तो समझिए कि बोर्ड में आपके नंबर 1 पे आ जाएंगे। आप सीधे 80% 90% तक हमेशा क्लियर है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान को, जो कि बोर्ड की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड किया गया है। मॉडल पेपर दिया गया है, बोर्ड ने दिया है बच्चों के लिए कि इसी पैटर्न पे वो तैयार करें और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो अब इसमें आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड की वेबसाइट से लोड किया गया है। सेम ऐसा ही पेपर बोर्ड ने जारी किया है। इसमें आपको निर्देश फर्स्ट पेज में दिए गए हैं और इसके बाद फिर अलग अलग क्वेश्चन है जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ओएमआर में फिल करने के लिए, वो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेम यही पेपर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैच कराइए और इसको हल करिए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड चाहता है कि बच्चे इस पैटर्न को हल करें जिससे उनके नंबर अधिक आ जाए। इसके बाद और भी आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगला जो पेपर है ये पेज नंबर 3 और 4, ये भी आपका सामने यहाँ पे दिख रहा है। इसमें भी आपके अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। और फिर जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं वो यहाँ पे आए हैं आपके। और इसके बाद लास्ट में ये मानचित्र के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। बस आप बने रहिए, नोटबुक पेन लेकर के बैठिए और पूरा इसको शुरू से लास्ट तक का हल कर लीजिए या नोट कर लीजिए वर्ड टू वर्ड और उसको तैयार कर लीजिए आप। तो इसमें अपना जो पेपर है सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का, इस ये 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड ए होगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 20 अंक के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा खंड होगा, खंड बी होगा इस पेपर में, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये 80 शब्द तक होते हैं, ये 80 शब्द तक इसका आंसर लिखना होगा। इसमें 4 क्वेश्चन अथवा लगा करके पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ये 16 अंक का इस खंड से होगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो खंड बी में ही वर्णनात्मक सेकंड करके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे। वो 150 शब्दों तक आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा अथवा लगा करके इसमें भी दिया जाएगा। और इसके बाद खंड बी में ही आगे मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे जिसमें 5 अंक इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के भूगोल से संबंधित मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 70 अंकों का आपका बोर्ड में, यूपी बोर्ड में प्रश्न पत्र होगा जिसको आपको केयरफुली तैयार करना है। अभी तक नहीं पढ़ पाए, नहीं तैयार कर पाए, कोई बात नहीं, अब जनवरी के मंथ में आप इसको पूरी तैयारी कर लीजिए। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है और मुझे गारंटी है कि लगता है कि हाँ आपके नंबर इसमें बहुत अधिक आ जाएंगे।
आप इसका अभ्यास करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर को। ये पूरी तरह से हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो OMR के लिए 20 क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें सामाजिक विज्ञान में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये रहा, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए बच्चों चेंज हो गया। ये NCERT पैटर्न है कि यहाँ पे स्वयं बच्चे को सोच करके जवाब देना है, रटा हुआ काम नहीं देता है। बस उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि लेसन में क्या क्या बातें कही गई हैं, उन्हीं के आधार पे उसको प्रश्न अपना आंसर देना है। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो पहले बात इसकी पूरी पढ़ते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरी बात क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। और चौथे नंबर पे आया फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अब यहाँ पे आपको विकल्प चयन करना है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ये 4 बातें लिखी हैं तो कौन सी बातें सही हैं। तो इसमें विकल्प में आपको बताना है कि पहली, दूसरी, तीसरी सही है, या दूसरी, तीसरी, चौथी सही है, या पहली, दूसरी, चौथी सही है। तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए कि कौन सी चीजें, कौन कौन सी हेडिंग है इसमें ऐसी जो कि सही है, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या परिणाम हुए। तो इसका करेक्ट आंसर यदि हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 1, 2, 4। इसका मतलब कि पहली बात क्या, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। और क्या किया गया? नंबर 2, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। और नंबर 4, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ये 3 चीजें इसमें सही है। ये 3 बातें आपको विकल्प में इस तरह आंसर देना होगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा और सी को आप वहां पे ब्लैक करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? अब नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि नेपोलियन संहिता से संबंधित है, संबंधित नहीं है। तो कौन सी बात ऐसी है? ए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। सी, श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। और डी, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया। तो अब यहाँ पे 3 बातें तो सही है नेपोलियन संहिता के आधार पे, और एक चीज ऐसी है जो कि नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है, वो आपको इसमें ढूंढनी है। तो जिसका हम करेक्ट जब आंसर देखते हैं तो आंसर आता है डी। डी क्या है? फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया। ये नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अब कौन लेखक है? इसका अभ्यास भी हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया था। जो MCQs 100 दिए गए थे उनका अभ्यास हम सब में करा चुके हैं और सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको रट चुके हैं। आप देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय। कौन है इसमें लेखक? तो इसका बहुत सरल है, करेक्ट आंसर है बी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? अब यहाँ पे देशों के नाम आ रहे हैं, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका।
किसको वीटो का अधिकार प्राप्त है? किसमें? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। जिसका करेक्ट आंसर ये रहा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका को। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए पूरी फुर्ती के साथ, पूरे चैतन्य के साथ आप पूरा कंसंट्रेट करिए और पढ़ाई में पूरा मन लगा दीजिए, उसको लर्न करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कथन। अब ये कथन पे आधारित सवाल है, ये सब एनसीईआरटी बेस है और यही आएगा। भले ही आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है क्योंकि वो अलग अलग राइटरों की है या अलग अलग प्रकाशकों की है, पब्लिकेशन की है, तो एनसीईआरटी बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों का अभ्यास आप जरूर करिए। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? कथन। पहला कथन क्या है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। दूसरा, अब इसका कारण क्या है? 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। अब इसके विकल्प क्या है? विकल्प में कह रहा है कि का सही है, खा गलत है, खा सही है, का गलत है, या कौन सा सही है, कौन सी सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें से क्या सही होगा, कौन सा विकल्प इसमें सही माना जाएगा? इस प्रश्न का अभ्यास बहुत जरूरी है, इनका कर लीजिएगा। तो जब इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं तो आंसर डी सही होगा। डी का मतलब क्या हुआ कि का सही है और खा उसकी सही व्याख्या करता है। तो का क्या सही है कि 1928 से 34 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। ये बिल्कुल सही बात है, तो डी इसका सही होगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऑप्शन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें जब तक कि वो समझ में ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? ऑप्शन केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को, ए और बी दोनों को। ए और बी का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। तो अब इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं सी, सामुदायिक सरकार को। क्या? बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? सामुदायिक सरकार को। मिलकर के आगे देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? अब आपने ये पढ़ा होगा, अनुसूची वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। तो राज्य सूची के विषय या समवर्ती सूची के विषय, संघ सूची के विषय, या वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। क्या सही होगा? इसमें अवशिष्ट विषय की बात कर रहे हैं, तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं डी। डी का मतलब वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, न राज्य सूची में है, न संघ सूची में है, न समवर्ती सूची में है, ऐसे जो विषय होंगे वे अवशिष्ट विषय के नाम से जाने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश अधिक मजबूत हुआ। झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन इसमें सही है और 1 कथन गलत है। 3 कथन सही है तो आपको गलत वाले को ढूंढना है। तो अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं और करेक्ट आंसर है बी।
बी का मतलब झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, पूरा कंसंट्रेट आप लोग बनाए रखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन है। किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। सभी नागरिकों को धर्म पालन की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। उपर्युक्त सभी। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था है उसमें कौन सा कथन सही बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं डी। डी का मतलब उपयुक्त सभी चीजें, जितनी भी बातें लिखी गई हैं यही सब सही है इसमें। क्या कि किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया जा सकता है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है अपने धर्म के पालन की, और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया? दल बदल रोकने के लिए, अपराधियों पर रोक लगाने के लिए, चुनाव खर्च सरकार उठाए, या दलों के संगठन के लिए? किस लिए सुधार संविधान संशोधन लगाया गया राजनीतिक दलों से संबंधित? तो जिसका करेक्ट आंसर है ए। ए का मतलब दल बदल रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते थे जो दूसरी पार्टी में चले जाते थे सरकार बनने के बाद, तो इसलिए यह संविधान संशोधन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिपको आंदोलन संबंधित है और आपको इसका आंसर पता हुआ है। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण और वायु संरक्षण किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो जिसका करेक्ट आंसर है बी, वन संरक्षण से। जब वनों को बचाने के लिए आदिवासियों ने ये आंदोलन चलाया था, तो ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, पेड़ों को बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली है कौन सी? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। कौन सी ऐसी खेती है जिसके लिए क्षेत्र ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा कृषि फील्ड की जरूरत होती है, बड़े पैमाने पे इसमें लगती है जगह? तो इसका करेक्ट आंसर है रोपण कृषि, बी, रोपण कृषि। क्यों? क्योंकि रोपण कृषि में पहले बेड़ उगाई जाती है, जैसे धान लगता है तो धान की पहले बेड़ लगाई जाती है, बेड़ जब तैयार हो जाती है फिर उसको पौधे निकाल करके खेतों को तैयार करके लगाया जाता है। तो ये बड़े पैमाने पे किया जाता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। तो ये क्या सही होगा? बी, रोपण कृषि। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13। प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के ह्रास का गलत कारण है क्या? कृषि विस्तार, वृहद विकास परियोजनाएं, पशुपालन और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, या औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो ह्रास का गलत कारण क्या है? यानी कि एक इसमें से डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको ढूंढना है। क्योंकि ह्रास हो रहा है तो इनके कारण से हो रहा है, तो गलत कारण क्या है? तो ये आप यहाँ पे ढूंढें, जिसका करेक्ट आंसर है सी, पशुपालन और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। क्या इससे वनस्पति और प्राणी जाति का ह्रास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पशुपालन करने से और भी अच्छी बात है, प्राणी जगत का कल्याण होगा, वनस्पति बढ़ेगी हमारी, और ईंधन की लकड़ी एकत्र करना है ना, इसके लिए क्या है, जो सूखी लकड़ियां हैं उनको एकत्र करना है। तो ये गलत कारण है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन सा राज्य
नहीं जुड़ा है। ये पहले भी हम लोग अभ्यास कर चुके हैं अपने एमसीक्यू 100 एमसीक्यूज में। न देखा हो तो आप ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और जिसका सही जवाब आपको पता है, करेक्ट आंसर है सी, महाराष्ट्र। ये जो पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं फैली है, वो राज्य नहीं जुड़ा है इससे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट यानी कि रॉ मटेरियल बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट से क्या बनाया जाएगा, बस इसी बात को आप देना है कि कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम, कागज, सीमेंट, इस्पात कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो बहुत ही सरल है और इसका करेक्ट आंसर है ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से बनाया जाता है। जमीन के नीचे से रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट निकलता है, फिर इसका शोधन करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन करने वाला क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसमें बहुत ही सरल, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से यानी कि प्रकृति से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? और ये आप क्षेत्रक वाले अध्याय में आपने पढ़ा था, साथ में 100 एमसीक्यूज में भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो ए, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त चीजें हैं, कृषि का उत्पादन है, फसल का कार्य है, बागवानी है, वन है, खनन का कार्य है, पशुपालन, ये सभी कुछ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो 20 क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये 4 सेगमेंट से पूछे जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो 20 क्वेश्चन में 5-5 जो आपके क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होंगे, 5 सिविक्स से होंगे और 5 इकोनॉमिक्स से होंगे। इस तरह 20 क्वेश्चन होंगे, पूरी बुक से ही ये क्वेश्चन सेट होंगे ये। तो इसलिए सभी पार्ट को आपको बराबर महत्व देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता, साहूकार। इसका मतलब 3 चीजें एक जैसी होंगी और एक चीज इसमें डिफर होगी जो कि औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। आजकल जो है बैंक से भी लोन ले रहे हैं, सहकारी समितियां ऐसी बनी हुई हैं, नियोक्ता बने हुए हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब बैंक वगैरह सहकारी समितियां नहीं थी, तब लोग कहां से लेते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, साहूकार। जो पुराने समय में लैंडलॉर्ड होते थे, जहां जमींदार लोग होते थे, उनसे ज्यादा ब्याज में लोग कर्ज लिया करते थे। तो ये सही क्या हुआ? डी हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश के विकास का मापदंड हो सकता है प्रति व्यक्ति आय से हम माप सकते हैं, साक्षरता वहां की कितनी है ये भी देखेंगे, वहां स्वस्थ है व्यक्ति की नहीं है, या उपयुक्त सभी। और ये भी बहुत इजी है क्योंकि विकास तभी परिभाषित होगा कि वहां प्रति व्यक्ति कितनी है, साक्षरता सबकी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में सुधार हुआ सभी लोगों का, विकसित देश के लोगों का, या विकासशील देशों के श्रमिकों का, किसी का नहीं। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? तो जिसका करेक्ट आंसर है बी, विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ। आगे बढ़ेंगे ओएमआर का लास्ट क्वेश्चन।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से सुमेलित करने वाले भी एनसीईआरटी पैटर्न में बोर्ड दे रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का अभ्यास कर लीजिए। सही सुमेल करना है, इधर ए बी सी डी मिलेगा, इधर 1 2 3 4 मिलेगा। एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था। बी में है एगमार्क, एजेंसी जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है। सी में है उपभोक्ता इंटरनेशनल, अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण। और डी में भारतीय मानक ब्यूरो, सूचना पाने का अधिकार। ये आपको मैच कराना है, सबसे पहले आप इसको मैच कराएंगे कि कौन किससे संबंधित है और फिर सही ऑप्शन ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यदि इसका ऑप्शन हम देखते हैं, करेक्ट आंसर देखते हैं, तो ये सही होगा। ए का चौथे से सही होगा। ए क्या है? एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, और चौथे में क्या है? सूचना पाने का अधिकार कहलाएगा। इसी तरह बी का तीसरा, बी में क्या है? एगमार्क। तीसरे में क्या है? अनाजों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता का प्रमाण। ये कहां? एगमार्क में। इसी तरह C1 है उपभोक्ता इंटरनेशनल, ये किससे मैच होगा? उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है उपभोक्ता इंटरनेशनल। और D2 भारतीय मानक ब्यूरो, ये 2 नंबर से एजेंसी ऐसी जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है। तो इस तरह आपको सुमेल भी करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आएंगे, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहां से हम लोगों के OMR के 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब विवरण वाले क्वेश्चन हमको लिखना है, जिसमें विवरण देना है और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इस बात की अब हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे खंड बा शुरू हो गया हमारा। अब इस खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो 80 शब्द तक आपको इसका आंसर देना होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चारों सेगमेंट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से, और सभी प्रश्नों में अथवा लगा होगा, आपके पास चॉइस रहेगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं खंड बी में वर्णनात्मक। और ये पेपर बोर्ड की वेबसाइट में लोड हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से निकाल के हम आपके लिए लाए हैं सॉल्व करके इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। अब क्वेश्चन समझ में ना आए तो बार बार उसको पढ़िए कि आखिर आपको जवाब क्या देना है। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखना है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। तो इसका आंसर लिखना है, तो आंसर ये रहा आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? पहला, आर्थिक संकट। युद्ध के कारण ब्रिटेन को हथियारों और युद्ध सामग्री पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? विदेशी ऋण। युद्ध के बाद ब्रिटेन अमेरिका का बड़ा कर्जदार बन गया, जिससे उसकी औद्योगिक और व्यापारिक स्थिति प्रभावित हुई। इतना आपको जवाब लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, और इस पेपर को आप बिल्कुल सेम टू सेम आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। किस प्रश्न का कितना आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या हेडिंग देनी है, सब कुछ आज आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रश्न का अथवा प्रश्न आ रहा है, वो भी हम लोगों ने हल करके दिया है आपको। तो अथवा प्रश्न ये रहा, 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। मुद्रण संस्कृति, जब छापा खाना आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो जब तेजी से वो प्रिंटिंग प्रेस बढ़े तो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो जिसका आंसर ये रहा, 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर 2 प्रभाव। मुद्रण संस्कृति से परेशान नहीं होना, इसका मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग का जमाना आ गया, तब क्या प्रभाव पड़ा, केवल ये आपको लिखना है। तो पहला प्रभाव पड़ा शिक्षा का प्रसार। मुद्रण के कारण
प्रिंटिंग के कारण महिलाओं के लिए किताबें, पत्रिकाएं, उपन्यास उपलब्ध हो गए, जिससे महिलाओं में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ी और शिक्षा का विस्तार हो गया। दूसरा क्या, सामाजिक चेतना में वृद्धि, महिला अधिकारों, सुधार और समानता से जुड़े विचार फैलने लगे। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी। ये इसका आंसर हुआ। इतना ही आंसर आपको देना है। आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। आप इसको बाकायदा नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उनमें क्या परिवर्तन हुए, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर ये रहा, भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों में समय समय पर परिवर्तन हुए। पहले केंद्र अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अब राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। समवर्ती सूची में के विषयों को शामिल करके केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची बच्चों वही चीज जिसमें एक राज्य सूची होती है कि राज्य उसमें कानून बनाएगा, एक केंद्र सूची होती है, संघ सूची, जिसमें केंद्र को अधिकार होता है, लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या परिवर्तन आया, पंचायती राज और संघीय व्यवस्था को मजबूत किया गया, जिससे राज्यों की भूमिका बढ़ी है। इतना आपको आंसर लिखना है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अथवा में। अब इसी का अथवा देखिए, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अब इसका आंसर आपको इतना लिखना है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से आशय है शासन की शक्ति विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटी जाती है। इसमें कोई भी अंग संपूर्ण सत्ता का प्रयोग नहीं करता। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखता है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। ये हो गया आपका सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खनिजों के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। खनिजों का संरक्षण है ना, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो खनिजों का संरक्षण कैसे उसको हम बचा करके रख सकते हैं, सही उसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो लिखना है आंसर वो ये रहा, खनिज सीमित संसाधन है, इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। खनिजों का उचित और सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग, पुनः यूज करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए खनिज सुरक्षित रहेंगे। ये जो है आपको जवाब यहाँ पे देना है। नेक्स्ट अब अथवा है, इसमें अब अथवा लगा है। अथवा में क्या क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या जवाब देना है। वो पूछ रहा है कि इतना विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, हर चीज बन रही है, तो कृषि भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब कम हो रही है तो आगे चल करके क्या समस्याएं आएंगी, क्या परिणाम होंगे कृषि क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा, यही केवल आपको बताना है। तो जिसका आंसर ये रहा, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि के कम होने से कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग बढ़ेगी, परंतु खेती योग्य भूमि घटने से आपूर्ति कम होगी। इससे खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे
और किसानों की आजीविका प्रभावित हो जाएगी, साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ये आपको जवाब देना है। अब सोचिए, इस तरह के क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के, आपके प्रकाशन में जल्दी नहीं मिलते हैं। एनसीईआरटी यदि बुक है या एनसीईआरटी का जो उसमें पाठ दिया गया है वहां पे ऐसे क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चा अपने विवेक से लिखे। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को हूबहू बिल्कुल ऐसा तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिससे आप आंसर दे सकें। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन 4 की ओर हम चलेंगे। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब प्रश्न का मतलब क्या है ये सोचिए। विदेशी व्यापार, जो दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से व्यापार करता है देश, तो उससे क्या है कि बाजार का जो एकीकरण है उसमें ये सहायक है। तो इसको स्पष्ट करना है, क्लियर करना है इस बात को। तो इसका आंसर ये रहा, विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है। इससे एक देश के उत्पादन दूसरे देश के बाजारों तक पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप देशों के बाजार आपस में जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसी का अथवा, अब 4 का अथवा, इसमें क्वेश्चन है, आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे ये बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में लोड किया है पेपर 2026 का, और ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बार बार मैं इस बारे में कह रहा हूं, इसलिए आप ऐसे ही क्वेश्चनों का अभ्यास करिए। तो अब इसमें करना क्या है आपको कि एक उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है, ठीक, ये बताइए, और क्यों जागरूक होना जरूरी है ये बता दीजिए इसमें। तो इसके लिए आंसर ये रहा, एक उपभोक्ता का जागरूक होना इसलिए जरूरी है ताकि वह धोखाधड़ी, मिलावट या गलत जो माप तौल है उससे बच सके। जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। उदाहरण के लिए, जैसे उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय एमआरपी देख ले, कितना रेट का है, निर्माण तिथि कब बनी है वो चीज, और समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट भी देख ले उसमें। और दूसरी बात क्या है, दोषपूर्ण वस्तु मिलने पर, यदि वस्तु गलत मिली है, खराब मिली है, तो वह उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करके न्याय प्राप्त कर सकता है। ये 2 उदाहरण के द्वारा आपने बता दिया, इतना आप जवाब ले देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न जो 4 अंक के थे वो समाप्त हुए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो दूसरे वर्णनात्मक सेकंड यहाँ पे पूछा जाता है खंड बी में, जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होता है, और 4 क्वेश्चन होते हैं, 6-6 अंक के होते हैं। 6 अंक का हर प्रश्न होता है, चारों सेगमेंट से आपके आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पे हम लोग खंड बी के वर्णनात्मक 2 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मरियान और जर्मेनिया कौन थी? हिस्ट्री से आ गया ये क्वेश्चन। मरियान और जर्मेनिया कौन थी? उन्हें जिस प्रकार चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे मरियान और जर्मेनिया कौन थी। तो आंसर ये रहा, मरियान फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक थी और जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक थी। मरियान को स्वतंत्रता, गणतंत्र और समानता का प्रतीक माना गया, जबकि जर्मेनिया साहस, शक्ति और एकता की प्रतीक थी। इन्हें महिला रूप में चित्रित किया गया ताकि राष्ट्र को मातृभूमि के रूप में दर्शाया जा सके। इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति का विकास हुआ
तथा राष्ट्र की एकता मजबूत हो। ये आपका सटीक जवाब हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अथवा में। क्वेश्चन 5 के अथवा में ये प्रश्न आया, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? कई पार्ट हैं, देखिए इस क्वेश्चन में अलग अलग पार्टों के आपके जवाब देने हैं। पहला क्या था, असहयोग आंदोलन को कब स्वीकृति मिली, किस आंदोलन में मिली, ये दूसरा हुआ, और आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ये 3 बातें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। तो आंसर ये रहा, असहयोग कार्यक्रम को दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। अब दूसरा पार्ट इसका क्या आया, गांधी जी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि आंदोलन अहिंसक न रहकर हिंसक होने लगा था, जो गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध था। ये बात आप यहाँ पे कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र बताइए अब यहाँ पे। तो आंसर ये रहा, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं? तो ये परिणाम रहे आपके, उत्तरदायी सरकार, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, समानता, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता, नागरिकों को अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता मिलती है, और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतंत्र में मतभेदों को शांतिपूर्वक हल किया जाता है। इस प्रकार आप इसका जवाब लिख देंगे। अब इसमें अथवा प्रश्न लगा हुआ है। अथवा क्या? राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो इसके पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 2025 का हल किया था उससे मैच कर रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे OMR जो 100 MCQs है उससे मैच कर रहे हैं। तो आप अभ्यास पूरा कर लीजिएगा, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अब आपको इस प्रश्न में लिखना है राजनीतिक दल। पहले राजनीतिक दल के बारे में यहाँ बताइए। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनके सदस्य समान विचारधारा, नीतियां और कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तथा सरकार बनाने और सत्ता में भागीदारी का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं, नीतियां प्रस्तुत करते हैं और शासन को उत्तरदायी बनाते हैं। अब प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। पहली, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जहां निर्णय कुछ सीमित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी चुनौती क्या है? धन और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव राजनीति को दूषित कर रहा है। तीसरी चुनौती, वंशवाद की प्रवृत्ति से योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाता। पता चलता है एक नेता है, फिर उसका पुत्र बन जाता है, फिर उसका पुत्र बन जाता है, तो दूसरे नेता जो योग्य होते हैं उनको अवसर नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त दलों में पारदर्शिता की कमी और जनता की समस्याओं से दूरी भी एक गंभीर चुनौती। ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न 7। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग
किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दो बातें यहाँ पे आपको बतानी है। पहला बताना है भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन ये रहा। भूमि संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह से है जिसका उपयोग मानव विभिन्न कार्यों के लिए करता है। भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन, वानिकी और खनन के लिए किया जाता है। भूमि मानव जीवन का आधार है, इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। अभी बात हुई कि इसके उद्देश्य क्या होंगे, है ना। तो इसके बाद अब इसमें अथवा प्रश्न जुड़ा हुआ है। अब अथवा क्या है, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। जल दुर्लभता आपको बतानी है। तो जल दुर्लभता से आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा लोगों की आवश्यकता की तुलना में कम हो जाती है। यह समस्या आज विश्व के अनेक भागों में गंभीर रूप ले चुकी है और मानव जीवन, कृषि तथा उद्योगों को प्रभावित कर रही है। जल दुर्लभता के मुख्य कारणों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्रमुख है, जिसमें जल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि में अधिक सिंचाई, जल का अपव्यय हो रहा है तथा पारंपरिक सिंचाई विधियों भी इसका कारण है। औद्योगिकरण और शहरीकरण में जल स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, वर्षा का असमान वितरण और जल प्रदूषण भी जल दुर्लभता को बढ़ावा देते हैं। उचित जल प्रबंधन के अभाव में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। ये आपकी जल दुर्लभता हुई यहाँ पे। अब इसके बाद प्रश्न 8, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण दीजिए कि तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको ये बताना है तथा स्पष्ट कीजिए कि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में क्यों जरूरी है। यानी कि इससे कनेक्टिविटी बताना है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताइए। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सेवाएं आती हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कच्चे माल का परिवहन, वित्तीय सहायता और विपणन। इससे अन्य क्षेत्रों का विकास संभव होता है। अब अथवा क्वेश्चन में क्या है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है बच्चों कि विकास करने के लिए ऋण कितना जरूरी है। यदि हमें कोई चीज काम करना है, आगे बढ़ाना है, तो ऋण लेना क्या जरूरी है, ऋण क्या लिया जा सकता है और फिर इसकी शर्तें आपको बतानी है। तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, विकास की प्रक्रिया में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋण के माध्यम से, ऋण का मतलब कर्ज, ऋण के माध्यम से किसान कृषि कार्यों के लिए बीज, खाद और आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं। उद्योगपति पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाते हैं तथा छोटे व्यवसायी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, विस्तारित कर पाते हैं। इस प्रकार ऋण आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और जीवन स्तर सुधारने में सहायक होते हैं। अब ऋण की 4 प्रमुख शर्तें भी बतानी है। तो ऋण की 4 प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, वो ये रही। ऋण की 4 प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। नंबर 1, ब्याज दर। ऋण पर लगने वाला ब्याज विकास को प्रभावित करता है। नंबर 2, सुरक्षा। ऋण प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली संपत्ति, उसको सुरक्षा या जमानत कहा जाता है। नंबर 3, ऋण की अवधि। ऋण चुकाने का जो समय होता है उसको ऋण की अवधि। और ऋण की शर्तें व उपयोग। ऋण का उद्देश्य और उसका सही उपयोग। यदि ऋण उचित शर्तों पर, उपरोक्त शर्तों पे ये
विकास मिले तो विकास का ये साधन बनता है, अन्यथा ऋणग्रस्तता का कारण भी बन सकता है। ये आपको यहाँ पे आंसर देना है, इसको नोट कर लीजिए। और यहां से हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन पूरे हुए। अब आपका बचा कौन सा पार्ट? मानचित्र का पार्ट। मानचित्र आपको हल करना है और मानचित्र बहुत ही इजी होता है। आप केवल सही जगह दर्शा दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा और 10 नंबर तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो कैसे देखना है? सबसे पहले हम बोर्ड की वेबसाइट में जो पेपर आउट हुआ है उस पे हम लोग देखते हैं कि मानचित्र पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न पहले इतिहास से देखते हैं जो 5 अंक के पूछे जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां शुरू हुआ? तो जिसका आंसर है दांडी। ये पहले भी हम लोगों ने मानचित्र फिल किया था 2025 के मॉडल पेपर में, तब भी हमको मिला था, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। इस तरह आपको लिख करके जवाब भी देना है ना? तभी आपको पता चलेगा कि अब दर्शाना कहाँ है आपको। तीसरा, नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? चंपारण। ये बिहार में है, चंपारण। तो और जो फिर क्या है आपका चौथा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? कोलकाता। कोलकाता अधिवेशन से प्रारंभ हुआ। इसके बाद दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। अब ये जो इतिहास के 5 क्वेश्चन हैं इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो मानचित्र में एक एक करके दर्शाइए और कैसे तीर का निशान लगा करके दर्शाना है ये मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। पूरे ध्यान से देखिए और ब्लैंक मानचित्र में आप भी अभ्यास करिए, सामने भर करके देखिए। ब्लैंक मानचित्र अपने पास रख लीजिए इंडिया का। तो शुरू करते हैं इसको दर्शाने के लिए कि क्या हमें करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये मानचित्र आ गया। ये इंडिया का मानचित्र है और हिस्ट्री में जो 5 प्रश्न अभी पूछे गए आपसे उनको दर्शाया गया है। एक एक करके इसमें देखते हैं इसका तरीका। तो यहाँ पे जो मानचित्र संबंधी प्रश्न में इतिहास में पहला प्रश्न था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका सही जवाब था दांडी। तो आप देखिए दांडी कैसे दर्शाया गया है, कहाँ पे दर्शाया गया है, कैसा पॉइंट बनाया गया है और इसके बाद वहां पे लिखिए आप तीर का निशान लगा करके बाहर निकाल के दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। अब अमृतसर मानचित्र में देखिए आप कि कहाँ पॉइंट बनाया गया है और इस तरह आप अमृतसर लिखिए, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे डालिए, जिससे जो कॉपी जांचने वाले परीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि बच्चे ने सही लिखा है, सही दर्शाया है और इस तरीके से दर्शाया है। आपको पूरे अंक मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक इसके बाद तीसरा, नील की खेती आंदोलन कहाँ हुआ? चंपारण में। अब देखिए मानचित्र में चंपारण, यहाँ नील की खेती का आंदोलन हुआ, चंपारण दर्शाया गया है। जगह आप देखिए चंपारण कहाँ दर्शाया गया, तीर का निशान कहाँ लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कोलकाता, कोलकाता अधिवेशन में। तो कोलकाता देखिए दर्शाया गया है आपको, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पे निशान लगा है और वहां तीर का निशान निकाल के लिख दीजिए असहयोग आंदोलन कोलकाता। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है दिसंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। नागपुर में निशान ऐसे बनाइए और तीर का निशान लिखा करके लिख दीजिए नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920। और प्रश्न संख्या जरूर डालिए, जैसे ऊपर मैंने डाला है 9A, क्वेश्चन 9A इतिहास। और ऊपर देखिए इसमें खंड का मानचित्र है। आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, जिसमें पार्ट ए लिखा है उसमें इतिहास का दर्शाइए और जो दूसरा मानचित्र आपको मिलेगा पार्ट बी के लिए उसमें भूगोल का दर्शाइए। 2 मानचित्र आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलेंगे, उन दोनों में अलग अलग आपको 5-5 क्वेश्चन दर्शाने हैं। तो अब ये इतिहास के हमने पूरे दर्शा लिए बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्यवस्थित तरीके से अभ्यास कर लीजिएगा ब्लैंक मानचित्र में। आगे बढ़ते हैं अपने भूगोल के मानचित्र की ओर हम। तो भूगोल के लिए जो क्वेश्चन
बोर्ड ने दिए गए हैं वो क्या है अपने मॉडल पेपर में? असम का एक राष्ट्रीय उद्यान। अब असम में एक राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा है। यस जवाब आ गया। इसके बाद भारत के पश्चिमी तट का एक पत्तन, सी पोर्ट, बंदरगाह है, आपको दर्शाना है। इसके पहले भी हम लोगों ने जो मैप पढ़ा था उसमें हमने ढेर सारी चीजें आपको बताई थी, पश्चिमी तट के पत्तन बताए थे। कांडला बंदरगाह, कांडला पत्तन आपको दर्शा देना है। इसके बाद उत्तर भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो उत्तरी भारत में अपने उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर के पास नरौरा नाम का स्थान है, नरौरा में उत्तर भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र बना हुआ है। और इसके बाद दक्षिण भारत की एक नदी दर्शानी है, तो आप कावेरी नदी दर्शा दीजिए। और उत्तर भारत का एक चावल उत्पादक क्षेत्र, चावल का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, हम दोनों दर्शा देंगे। अब इनको मानचित्र में कैसे फिल करना है? तो जो पार्ट बी का मानचित्र होगा आपका, है ना, उस मानचित्र में आप भूगोल वाले मानचित्र में आप दर्शाएंगे, इतिहास का अलग, भूगोल का अलग। तो ये मानचित्र आपके सामने आ गया। इस मानचित्र को देखिए और ये प्रश्न 9B से संबंधित है। भूगोल के पार्ट के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इसमें दर्शाए जाएंगे। और सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि संकेत आपको नीचे बनाने होंगे। जिस डिजाइन से, जिस संकेत से चीज पूछेगा मानचित्र में, वो क्वेश्चन पेपर में, वो संकेत पहले आप यहाँ पे नीचे बनाएंगे। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न में भूगोल में पूछ रहा है असम का एक राष्ट्रीय उद्यान, और उसके लिए वो नीचे ये भी संकेत दे रहा है कि इस डिजाइन से आप बताइए। तो राष्ट्रीय पार्क को आप किससे दिखाएंगे, पत्तन को कैसे दिखाएंगे, परमाणु क्षेत्र को क्या करेंगे, नदी कैसे दर्शाएंगे, तो संकेत जरूर नीचे आपको बनाना होगा, ये मस्ट है, तभी नंबर आपको मिलेंगे। तो असम का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा। अब मानचित्र में आप देखिए पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में काजीरंगा को आप इसी तरीके से, आप इसी डिजाइन से दर्शाइए और लिख दीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान असम। इसके बाद भारत के पश्चिमी तट का एक पत्तन, अब पश्चिमी तट में पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर एक पत्तन कांडला है। ये देखिए कांडला आपको दर्शाया गया है, निशान बनाइए। जो बंदरगाह का पत्तन का त्रिभुज जैसा आकार पूछा गया है वही बनाइए और तीर का निशान निकाल करके बाहर आप लिख दीजिए कांडला पत्तन। इसके बाद है उत्तरी भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र, वो कौन सा? नरौरा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के पास, दिल्ली के पास, वहां पे दर्शाया गया है, निशान बना हुआ है और तीर का निशान निकाल कर लिखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश। और इसके बाद दक्षिण भारत की एक नदी, तो कौन सी नदी दर्शानी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी देखिए इस तरह कहां से बह रही है और कहां वो जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो और बाहर निकाल के लिख दीजिए कावेरी नदी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आया उत्तर भारत का एक चावल उत्पादन क्षेत्र, तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के पास ऐसा निशान बना दीजिए। पश्चिम बंगाल में भी चावल होता है, आप वहीं बना सकते हैं और निकाल करके तीर निशान को लिख दीजिए चावल उत्पादक क्षेत्र। तो इस तरह मानचित्र जब आप फिल करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। भूगोल में भी 5 नंबर पूरे मिलेंगे और इतिहास में भी पूरे मिलेंगे। और आप इसका अभ्यास कर लीजिए। इस प्रकार जो है अलग अलग जो है आप देखेंगे। और हम लोगों ने आज ये अभ्यास किया बोर्ड की वेबसाइट में, जो बोर्ड ने पेपर जारी किया 2026 का, उसका हम लोगों ने सेट 1 देखा। इसका आप लोग अभ्यास करिए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। जो डिटेल मैंने दिया है कि प्रश्नों के आंसर कैसे लिखने हैं, हूबहू ऐसे ही आंसर आप देख करके नोट कर लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेट में।